नमस्ते। आज की वीडियो में बात करेंगे खालिस्तान और खालिस्तानियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले खालिस्तान का मतलब समझ लेते हैं। खालिस्तान दो शब्द जो कि खालसा और स्थान को मिला के बना है। खालसा का मतलब है प्योर और ये शब्द एक अरेबिक भाषा का शब्द है जिसको कि सिख्स ने बोरो किया था। स्थान का मतलब है स्थान या फिर लैंड, जैसे कि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। उसी तर्ज पे इस सिख कम्युनिटी के एक ग्रुप को कहा गया था खालिस्तान। खालिस्तान एक जोग्राफिकल एंटिटी नहीं है, लेकिन जो लोग खालिस्तान में विश्वास रखते हैं वो चाहते हैं कि जो भी पंजाबी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, ऐसी स्टेट्स जहाँ पंजाबी बोली जाती है, वो सारी जुड़ जाएं और वो मिलके खालिस्तान बना दें, जिसमें कि पाकिस्तान का पंजाब, इंडिया का पंजाब, हिमाचल और हरियाणा आते हैं। तो थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके देख लेते हैं कि खालिस्तान का आइडिया आया कहाँ से। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि 1947 में इंडिया का पार्टीशन रिलीजन के बेस पे हुआ था। एक हिंदू कंट्री बनी थी, एक मुस्लिम कंट्री बनी थी। उस वक्त जो सिख्स थे उन लोगों के लिए भी ये प्रपोजल था कि अगर आप लोग अलग होना चाहते हैं देश से तो आप भी अलग हो सकते हैं। लेकिन जो सिख लीडर्स थे उन्होंने डिनाई कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारा बहुत बड़ा रोल है इंडिया की फ्रीडम के लिए, तो हम अलग नहीं होना चाहते हैं। हमने बहुत सैक्रिफाइस किए हैं इंडिया की फ्रीडम के लिए, हम इंडिया का पार्ट हैं और हम इंडिया में ही रहना चाहते हैं। तो वहाँ से लेकिन एक बीच पड़ गया था कि हाँ, खालिस्तान एक अलग देश भी हो सकता है। अब 40s से लेके 70 तक माहौल ठीक चल रहा था, लेकिन 70s में एंट्री होती है भिंद्रावाले की। जरनैल सिंह भिंद्रावाला जो थे वो एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और उन्होंने दमदमी तक से पढ़ाई की और 70s और 80s में वो बहुत ही पॉपुलर सिख रिलीजियस लीडर बन गए थे। भिंद्रावाला के साथ एक बहुत बड़ी सिख पॉपुलेशन जुड़ गई थी जो उनको बहुत मानती थी और उनकी बात सुनती थी। अब कोई भी ऐसा रिलीजियस लीडर होता है जिसकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग होती है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी उसकी तरफ खिंची चली आती हैं। उस समय पंजाब में अकाली दल की सरकार थी और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी थी सेंटर में, वो चाहती थी कि पंजाब में भी उनका होल्ड हो और वो जरनैल सिंह की फॉलोइंग को यूज़ करना चाहती थी अपने बेनिफिट के लिए। तो अब अकाली दल और कांग्रेस के बीच में एक टग ऑफ वॉर शुरू हो गया जरनैल सिंह को लेके। अब इसी सब के बीच में एक और झगड़ा शुरू हो गया जो कि था भिंद्रावाले के फॉलोअर्स और संत निरंकारी फॉलोअर्स के बीच में। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता देती हूँ कि निरंकारी लोग कौन होते हैं। निरंकारी वो लोग होते हैं जो किसी भी फॉर्म ऑफ गॉड में बिलीव नहीं करते हैं। ये एक फॉर्मलेस गॉड में बिलीव करते हैं। इनका बेसिक मोटो है पीस और यूनिटी। किताबों और आर्टिकल्स के हिसाब से निरंकारी लोग जो थे वो सिख्स लोगों में से ही ओरिजिनेट हुए थे और इनके गुरु का नाम था बाबा बूटा सिंह जी। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 13 अप्रैल 1978 की, जिस दिन एक कन्वेंशन रखा गया था निरंकारीज का अमृतसर में। ये वही दिन है जिस दिन खालसा की एनिवर्सरी भी होती है। अब भिंद्रावाले को ये लगा कि ये जो समागम है निरंकारीज का, ये जानबूझ के करवाया जा रहा है खालसा की एनिवर्सरी वाले दिन और इसको डेफिनेटली कांग्रेस की बैकिंग है, कांग्रेस का सपोर्ट है, ताकि उनका जो भिंद्रावाले का जो वहाँ पे होल्ड है वो कमज़ोर पड़ पाए। हालांकि ये बात भी सही है कि भिंद्रावाला को पंजाब में इतना पावरफुल बनाने के पीछे कांग्रेस का भी बहुत बड़ा हाथ था। तो भिंद्रावाला जो कि उस समय गोल्डन टेम्पल से ऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने एक ऐलान किया कि हम ये वाली कन्वेंशन जो निरंकारीज की है वो अमृतसर में नहीं होने देंगे। तो भिंद्रावाले ने फौजा सिंह की कमांड में एक ग्रुप तैयार किया 200-250 लोगों का, जिनको अटैक करने के लिए बोला कन्वेंशन पे। अब इन लोगों ने क्या किया कि कन्वेंशन की तरफ जाते हुए रास्ते में जो इन्हें लोग मिल रहे थे उनमें से कुछ लोगों पे भी इन्होंने अटैक किया और किसी की बीच में उसमें जान भी चली गई। अब दोनों गुटों के झगड़े के बीच में पुलिस भी इन्वॉल्व हुई और गोलियां चली, लाठियां चली, बहुत लोगों की जान गई और बहुत लोग घायल भी हुए। बताया जाता है कि करीब 16 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी और 100 लोग इसमें घायल हुए थे। 16 लोग गुजरे, उनमें से एक थे फौजा सिंह, जिनकी वाइफ बीबी अमरिंदर कौर ने आगे चल के बब्बर खालसा, जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप माना जाता है, उसकी फाउंडेशन रखी थी। भिंद्रावाले और निरंकारी का अमृतसर में जो झगड़ा हुआ, इसकी वजह से पंजाब के बाकी ज़िलों में और दिल्ली में भी आग फैल गई। इन रायट्स ने पंजाब में एक अनरेस्ट का माहौल बना दिया और पंजाब की हिस्ट्री में ये रायट्स बहुत सिग्निफिकेंट थे और एक टर्निंग पॉइंट रहे। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अर्ली 1980s की। तो अब इंडिया की इंटेलिजेंस सर्विस के पास एक टिप आती है कि बहुत सारे जो सिख लीडर्स हैं वो काफ़ी बार 1981 और 83 के बीच में पाकिस्तान के ट्रिप्स लगा चुके हैं। साथ ही में ये भी पता चलता है कि हिमाचल, हरियाणा और पंजाब में जहाँ जहाँ भी गुरुद्वारे हैं वहाँ पे लोगों को वेपन्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। अब जब सिख्स के एक लीडर से पूछा जाता है कि ये वेपन्स की ट्रेनिंग क्यों आप दे रहे हैं गुरुद्वारा में, तो वो कहते हैं कि अरे ये ट्रेनिंग तो 100 सालों से दी जा रही है, इसमें कौन सी कोई नई बात है। इसी बीच सोवियत यूनियन की जो इंटेलिजेंस सर्विस है जिसका नाम KGB है,
वो इंडिया को टिप देती है कि ISI जो कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सर्विस है और CIA जो कि US की एक इंटेलिजेंस सर्विस है, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। वो सपोर्ट कर रहे हैं इस खालिस्तानी मूवमेंट को ताकि इंडिया में एक अनरेस्ट पैदा हो सके, इंडिया में इंस्टेबिलिटी पैदा हो सके। अब जब इंडिया की प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज को इस टिप के बारे में पता चला, उन्हें पता चला कि रॉ के पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आई है KGB की तरफ से, तो उन लोगों ने भी कंपेल करना शुरू कर दिया इंदिरा गांधी जी को कि कोई आप एक्शन लीजिए। संघ के मेंबर्स ने प्रोटेस्ट भी किया था कि इंदिरा गांधी एक्शन क्यों नहीं ले रही हैं और ये मौका है जब उन्हें एक्शन लेना चाहिए। अब इस टाइम पे गोल्डन टेम्पल का जो पूरा कंट्रोल था वो भिंद्रावाले, उनके खालिस्तानी लीडर्स और फॉलोअर्स के हाथ में था। वो वहीं से लोगों को भड़काऊ भाषण दे रहे थे और राइट्स फैला रहे थे। अब भिंद्रावाला लेड खालिस्तानी ग्रुप जो था वो चाहते थे कि आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के अंडर जो उनकी पॉलिटिकल और रिलीजियस डिमांड्स डॉक्यूमेंटेड है, सरकार उनके आगे घुटने टेक दे और उन्हें पूरी तरह मान ले। अब इंदिरा गांधी जी की सरकार ने कोशिश की खालिस्तानियों के साथ नेगोशिएट करने की, लेकिन ये नेगोशिएशन कन्वर्ज नहीं हो पाया। जब ये नेगोशिएशंस फेल हो गई तो 1 जून 1984 को इंदिरा गांधी जी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को एग्जीक्यूट करने की परमिशन दे दी। इस ऑपरेशन के तहत 3 जून 1984 को इंडियन मिलिट्री और पैरामिलिट्री ने गोल्डन टेम्पल का घेराव किया। घेराव करने के बाद मिलिट्री ने इवैक्यूएशन के लिए रिक्वेस्ट किया। जो भी लोग मंदिर प्रेमिसेस में थे उन्होंने उनसे कहा कि आप बाहर आ जाएं और आप पे हम कोई भी अटैक नहीं करेंगे। उन्होंने खालिस्तानी लीडर्स और उनके फॉलोअर्स से भी रिक्वेस्ट किया कि आप सरेंडर कर दें और आप बाहर आ जाएं। लेकिन जब किसी ने सरेंडर नहीं किया तो मिलिट्री के पास कोई चारा नहीं बचा। अब क्योंकि इंडियन मिलिट्री को गोल्डन टेम्पल प्रेमिसेस का चार्ज लेना था, उनके पास कोई चारा नहीं बचा बजाय इसके कि वो अंदर चले जाएं। जाहिर सी बात है कि अगर मिलिट्री यहाँ पे पहुंची थी तो वो पूरी तरह से आर्म्ड थी, उनके पास सारे वेपन्स थे। और ना सिर्फ उनके पास वेपन्स थे, खालिस्तानियों के पास भी सारे वेपन्स थे, वो भी फुली आर्म्ड एंड इक्विप्ड थे। दोनों तरफ से फायरिंग्स हुई जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें गई और बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हुए। क्योंकि ये पूरा इंसिडेंस गोल्डन टेम्पल में हुआ था, जो सिख लोग थे उन्होंने इसे पर्सनल अटैक माना अपने और अपने रिलीजन के ऊपर। इस ऑपरेशन के बाद पूरे देश में और भी बहुत सारी जगह राइट्स हुए, बॉम्बिंग्स हुई, बहुत लोगों की जान गई, बहुत सारे लोग घायल हुए। अब सिख्स ने अपना बदला लेने के लिए जो इंदिरा गांधी जी के सिख बॉडीगार्ड थे उन्हीं के द्वारा उनका मर्डर करवा दिया। अब इंदिरा गांधी जी के मर्डर के बाद दंगे बहुत भड़क गए, बॉम्ब ब्लास्ट शुरू हो गए, देश में बहुत सारी लड़ाइयाँ शुरू हो गई, तलवारों से, लाठियों से, गोलियों से बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, बहुत लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। देश में एक अनरेस्ट का माहौल बना और पुलिस यहाँ पे हरकत में आई और उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्टनेस के साथ इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की। रायट्स के आफ्टर मैथ्स को पंजाब अभी तक झेल रहा है, जिसमें कि सबसे ऊपर है अनएम्प्लॉयमेंट, सब्सटेंस अब्यूज़ और गैंग वॉर। 1990 के बाद अथॉरिटीज़ एटलीस्ट इस बात में सक्सेसफुल रही कि इस तरह के कोई मैसिव रायट्स नहीं हुए। हालांकि 2018 में एक और खालिस्तानी गैंग को पकड़ा गया था। इसके बाद खालिस्तानी मूवमेंट ने एक और बार तूल पकड़ा मार्च 2023 में फार्मर्स प्रोटेस्ट के साथ। अमृतपाल सिंह जो कि दुबई से आके वारिस पंजाब डे के लीडर बने थे, उन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट या फिर किसान आंदोलन का फ़ायदा उठाते हुए एक खालिस्तानी एजेंडा प्रोपेल करने की भी कोशिश की। अमृतपाल का साथ दिया फॉरेन में रह रहे, स्पेशली कनाडा, UK और यूरोप के कुछ और कंट्रीज़ में रह रहे सिख्स ने। अमृतपाल सिंह और कुछ और खालिस्तानियों पर NSA लगा और NSA के तहत उन्हें अब अरेस्ट कर लिया गया है। फॉरेन में रह रहे इन खालिस्तानियों ने इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर प्रोटेस्ट करना शुरू किया अपने खालिस्तानी झंडे लेके और इंडिया का झंडा जला के। अब यहाँ पे सोचने की बात ये है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि अचानक से इस खालिस्तानी मूवमेंट ने तूल पकड़ लिया है। अचानक से लोग जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में इकट्ठे होके इंडिया के झंडे का इस तरह से अपमान कर रहे हैं, उसे जला रहे हैं या अपने पाँव के नीचे कुचल रहे हैं। खालिस्तानी लोग विदेश में रहते हुए भी बहुत मात्रा में इकट्ठे हो रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं, कॉन्सुलेट्स पे अटैक कर रहे हैं, लेकिन इन पर फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये दिन दहाड़े अपना एजेंडा फैला रहे हैं, ये इंडिया के झंडे को जला रहे हैं, पैरों के नीचे कुचल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कंट्रीज इन खालिस्तानियों पे कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, कोई अरेस्ट नहीं कर रही है। और बहुत सारी कंट्रीज उनमें से इंडिया की एलाई हैं। अब सोचने की बात ये है कि ये एलाइज इंडिया के फेवर में क्यों नहीं बोल रही हैं, ये खालिस्तानीज को कंडेम क्यों नहीं कर रही हैं। अब हमारा एक्सपीरियंस ये बताता है कि वेस्ट जो है वो बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक है। उन्हें जब भी मौका मिलता है किसी देश में इंस्टेबिलिटी फैलाने का, वो उस मौके को दोनों हाथों से लेते हैं और पूरा यूटिलाइज करते हैं।
देखिए, अपने धर्म के लिए या अपने हक के लिए लड़ना गलत नहीं है, लेकिन जो तरीका है ये लड़ने का वो गलत है। दूसरे लोगों को और दूसरे देशों को जो नीचा दिखाया जा रहा है वो गलत है। जो इस तरह के फॉरेन प्रोटेस्ट हो रहे हैं देश को इंस्टेबलाइज़ करने के पर्पज़ से, वो गलत है। आपका इस मामले में क्या सोचना है मुझे ज़रूर बताना। आज की ये वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी। धन्यवाद।